Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is hunger hotspot. तो हम जानेंगे hunger hotspots के बारे में. FAO and WFP have issued a warning that acute food insecurity is expected to worsen in 18 hunger hotspots covering 22 countries. Countries like Afghanistan, Nigeria, Somalia, South Sudan and Yemen are at the highest concern level. जो आपका FAO है और जो WFP है, इन्होंने वार्निंग इश्यू किया है कि जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज्यादा खराब होगा. 18 हंगर हॉटस्पॉट जो कि कवर कर रहे हैं 22 कंट्रीज में. उन कंट्रीज में कुछ जो एग्जांपल है कंट्रीज के, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, साउथ सुडान हो गया, यमन हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट कंसर्न लेवल है. हंगर हॉटस्पॉट होता क्या है? तो हंगर हॉटस्पॉट जो है ये रीजन या कंट्री है जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया है ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि FAO और WFP के द्वारा, जहां पे एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जो है ये एक चिंता का विषय है. ये जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा नंबर है पीपल का जिनको सामना करना पड़ रहा है क्रिटिकल फूड शॉर्टेज का, और ये जो वर्सन होगा फैक्टर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिससे कि ये इंटेंसिफाई हो जाएगा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आने वाले समय पे. अदर हॉटस्पॉट है जो आपके जैसे कि हाइटी हो गया, साहेल हो गया, बुर्किना फासो एंड माली वाला रीजन, मलावी हो गया, गुटेमाला हो गया, होंडुरस हो गया, सूडान हो गया, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरियन अरब रिपब्लिक, म्यांमार, लेबनान, एल सल्वाडोर, नाइकरगुआ, ये जो है न्यूली ऐड हुए इस लिस्ट में. तो कौन कौन से कंट्री न्यूली ऐड हुए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रीफली. जो वार्निंग है ये बेस्ड है हाई नंबर ऑफ पीपल को देखते हुए जिनको सामना करना पड़ रहा है क्रिटिकल एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का, और ये जो फैक्टर है ये और ज्यादा वर्सन होगा. एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा सिचुएशन आने वाले मंथ में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NECP एंड EEFP लॉन्च बाय EESL. PIB का न्यूज है तो जानेंगे हम जो EESL के द्वारा लॉन्च किया गया है NECP और EEFP को, ये क्या है अच्छे से समझेंगे. नेशनल एफिशिएंसी कुकिंग प्रोग्राम NECP एंड एनर्जी एफिशिएंसी फैन प्रोग्राम were launched by Energy Efficiency Service Limited EESL to provide energy efficient and eco-friendly solution in India. तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो EESL के द्वारा लॉन्च किया गया है NECP और EEFP प्रोग्राम को. नेशनल एफिशिएंसी कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंसी फैन प्रोग्राम के बारे में, दोनों के बारे में हम जानेंगे. नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP इसको लॉन्च किया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा. इसका मकसद है ट्रांसफॉर्म करना कुकिंग के प्रैक्टिकल्स को भारत में इंट्रोड्यूस करके इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव का. अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो डिप्लॉय किया जाएगा 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव को पूरे भारत में. इसका फायदा क्या होगा? तो ये जो कुक स्टोव होंगे ये जो है ऑफर करेंगे कॉस्ट एडवांटेज 25 से 30% का ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड के कंपैरिजन पे. ये सपोर्ट करेगा भारत के गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को और कंट्रीब्यूट करेगा कार्बन मिटिगेशन के गोल को अचीव करने में. EEFP की अगर हम बात करें इसको भी लॉन्च किया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा. इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए मार्केट को एफिशिएंट फैन को डिप्लॉय करके 1 करोड़ 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट सेलिंग फैन को पूरे भारत में. इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? तो जो लो एनर्जी कंजम्पशन होगा, कन्वेंशनल फैन टिपिकली कंज्यूम करता है 75 से 80 वॉट, जबकि ये कंटेम्पररी 5 स्टार फैन जो है ये कंज्यूम करेंगे 28 से 32 वॉट. तो अच्छा खासा आपका इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग होगा इससे. अब हम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में जान लें. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फाउंडेड इन 2009 is a leading energy service company. Their portfolio encompasses energy efficient product like LED bulb, tube light, fan, air conditioner, street light and electric vehicle. जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है ये आपका ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत. इसको फाउंड किया गया था 2009 में. ये आपका एक लीडिंग एनर्जी सर्विस कंपनी है. इसके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो ये इनकम्पास करते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है जिसमें कि LED बल्ब, ट्यूब लाइट, फैन, एयर कंडीशनर, स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है. EESL जो है ये एक जॉइंट वेंचर है स्टेट रन पावर कंपनी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के लिए उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED फॉर ऑल स्कीम को. इसने रिड्यूस किया है जो प्राइस है LED बल्ब का 75% तक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट. तो 2023 के एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है. एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. जो आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2023 का, इसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा. एडेप्टेशन गैप होता क्या है?
Adaptation gap is the difference between the fund needed to adapt to climate change in countries, generally developing and least developed country, and the actual financial support received. For instance, developing countries require $215 to $387 billion annually for climate adaptation, but they are only receiving about $21 billion. जो एडेप्टेशन गैप है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये डिफरेंस होता है जो फंड की आवश्यकता है एडेप्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रीज में, जनरली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए, जबकि एक्चुअल फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है उसके कंपैरिजन में, जैसे कि आपका डेवलपिंग कंट्रीज को आवश्यकता है 215 से 387 बिलियन डॉलर की हर एक साल क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, जबकि वो रिसीव कितना कर रहे हैं तो ओनली $21 बिलियन। तो आप देख सकते हैं ह्यूज गैप है इसके बीच में। मेजर फाइंडिंग क्या है 2023 के एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का? तो एडेप्टेशन फाइनेंस को आवश्यकता है 10 से 18 टाइम्स हायर होना चाहिए जो करंट पब्लिक फ्लो है उसका। डेवलप्ड कंट्रीज को डबल करना होगा उनके क्लाइमेट फाइनेंस को एडेप्टेशन का 2019 लेवल का 2025 तक। एडेप्टेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एडेप्टेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय 2050। फॉर एग्जांपल, कोस्टल प्रोटेक्शन कॉस्ट विल राइज ड्यू टू सी लेवल राइज। The report emphasized the need for urgent climate action in 3 domains: mitigation, adaptation and addressing loss and damage. जो एडेप्टेशन कॉस्ट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा 2050 तक, जैसे कि जो कोस्टल प्रोटेक्शन कॉस्ट है ये बढ़ेगा तो सी लेवल राइज हो रहा है। इस कारण ये जो रिपोर्ट है इसका फोकस है, आवश्यकता है कि अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन लिया जाए 3 डोमेन के लिए। कौन कौन सा डोमेन है? मिटिगेशन, एडेप्टेशन और एड्रेस करना होगा जो लॉस और डैमेज हो रहा है। Adaptation finance gap is expanding. Increase and improve budget tagging and tackling for integrating adaptation and budget planning. तो जो आपका एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है वो बढ़ रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? तो बढ़ाना होगा हम लोग को, इंप्रूव करना होगा बजट टैगिंग और ट्रैकिंग को, इंटीग्रेट करना होगा एडेप्टेशन को बजट प्लानिंग में। एक्शन प्लान ऑन लॉस एंड डैमेज हैज ओवरलुक्ड नॉन इकोनॉमिक लॉसेस लाइक कल्चर, हेरिटेज एंड इंडिजिनस नॉलेज। जो आपका एक्शन प्लान ऑन लॉस एंड डैमेज है इसने ओवरलुक कर दिया है नॉन इकोनॉमिक लॉस को, जिसमें कि कल्चरल हेरिटेज और इंडिजिनस नॉलेज आता है। इसके लिए हमें मोबिलाइज करना होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि रेसिलेंट बॉन्ड और इंश्योरेंस को, ताकि इसको अचीव किया जा सके। सिर्फ 2% जेंडर टारगेट इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस जो है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव है। इसके लिए हम लोग को लिवरेज करना होगा रेमिटेंसेस को, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अच्छा खासा ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। फाइनेंसिंग करना होगा स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को, ये स्टिमुलेट करेंगे, ऑफर करेंगे एडेप्टेशन रिलेवेंट प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक। तो हम जानेंगे स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक के बारे में। Apple has been sending automated notification to individuals worldwide, including many politicians and opposition leaders, alerting them to potential state-sponsored attack. एप्पल जो है वो सेंड कर रहा है ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन को इंडिविजुअल को पूरे विश्व में, जिसमें कि बहुत सारे पॉलिटिशियन और अपोजिट के लीडर भी है। ये अलर्ट कर रहा है उनको कि पोटेंशियल स्टेट स्पॉन्सर अटैक हो सकता है। ये स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक इज हैकिंग और डिजिटल इंट्रूशन ऑर्केस्ट्रेटेड और सपोर्टेड बाय अ गवर्नमेंट और नेशन स्टेट। जो आपका नाम जैसा कि इसका है स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक, ये आपका हैकिंग या डिजिटल इंट्रूशन और क्रिएटेड या जिसको कि सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट या नेशन स्टेट के द्वारा। ये जो अटैक होता है ये टिपिकली वेल फंडेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं और ये टारगेट करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंटाइटीज को, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या स्पाइनेस पर्पस होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक की, तो जैसे कि आपका स्टर्नेक्ट हो गया इजराइल और यूएस का, इसने टारगेट किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। इसका मकसद क्या था? तो डिसरप्ट करना ईरान के न्यूक्लियर एफर्ट को। नोट पेटिया की अगर हम बात करें तो जो कि आपका एक्सपेक्टर है रशिया का, इसने टारगेट किया था यूक्रेन को और पूरे विश्व को। इसने डिसरप्ट कर दिया था यूक्रेन को और इसके कारण कोलेटरल डैमेज हुआ था। ऑपरेशन औरोरा जो है चाइना का, इसने टारगेट किया था बड़े बड़े टेक कंपनीज को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चोरी हुआ था इसमें। APT 41 जिसको कि हम विनती ग्रुप भी कहते हैं, ये भी चाइना का है। इसका टारगेट बहुत सारे ग्लोबल टारगेट थे। इसका मकसद क्या था? तो स्पाइनेज करना, साइबर स्पाइनेज टूल का था। पेगासस स्पाईवेयर जो है, जो कि आपका इजराइल का था, तो 2021 में पेगासस स्पाईवेयर ने सोल्व किया था एक्सक्लूसिवली इसको गवर्नमेंट को, जो कि एजेंसी इजरायली फर्म NSO ग्रुप का था। इसमें रिपोर्ट किया गया था कि जो इंडियन जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप और पॉलिटिशियन है, उनको रिवील किया गया था फॉरबिडन स्टोरीज को। कुछ जो स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर ग्रुप है वो टारगेट करते हैं अलग अलग इंडियन पावर सेंटर को भी। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जैसे कि आपका डाटा ब्रीच होना, 2014 का जो सोनी पिक्चर हैक किया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा, चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर अटैक जो किया गया था इक्विफैक्स में 2017 में,
अगर हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो आपका जो एलिज रशियन इंटरफेरेंस देखा गया 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान। जो पेगासस स्पाईवेयर है एनएसओ ग्रुप का, इसने टारगेट किया था इंडियन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन को। ये इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिसरप्ट कर देता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, जैसे कि रशियन ने साइबर अटैक किया था यूक्रेन के पावर ग्रिड के ऊपर। स्पाइनेज और सर्विलेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका ऑपरेशन अरोरा हो गया, इसने टारगेट किया था गूगल को 2009 में। एनएसए प्रिज्म प्रोग्राम इसने रिवील किया गया था एडवर्ड स्नोडेन के द्वारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जो चाइना के द्वारा किया गया था, तो इसमें चाइनीज एपीटी 10 ग्रुप ने स्टील किया था टेक आईपी को पूरे विश्व में। रशियन स्टेट स्पॉन्सर अटैक जो किया गया था एरोस्पेस कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल लॉस की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के लेजरस ग्रुप को ग्लोबल बैंकिंग अटैक के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ईरानियन हैकिंग ग्रुप जो था एपीटी 33 इसने टारगेट किया था फाइनेंशियल फर्म को, इसके कारण भी ह्यूज लॉस हुआ था। अगर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा अगर हम एग्जांपल के साथ समझे तो डाटा ब्रीच हुआ, ये तो अभी हम लोगों ने कंफर्म किया ही। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या चैलेंज है? मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी एडिंग वल्नरेबिलिटी। तो चैलेंज क्या है? जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ रहा है और जो वल्नरेबिलिटी है ये भी बढ़ रहा है। इंडिया डिजिटल ग्रोथ हैड मेड इट ससेप्टेबल टू डाटा थेफ्ट विद द गवर्नमेंट एम्फसाइजिंग डाटा फ्लो ओवर डाटा प्रोटेक्शन। भारत का जो डिजिटल ग्रोथ देखा गया है इसने डाटा चोरी के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट का फोकस है डाटा फ्लो के ऊपर, डाटा प्रोटेक्शन से ज्यादा। पार्किंग डाटा अब्रॉड, जो डाटा अब्रॉड पार्क हो रहा है तो कोलैबोरेट किया जा रहा है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर के साथ। और जो डाटा स्टोरेज आउटसाइड इंडिया जो है इसके कारण रिस्क है नेशनल साइबर स्पेस का। प्रॉक्सी साइबर अटैक, जो आपका प्रॉक्सी साइबर अटैक हो रहा है तो एआई पावर ऑटोनोमस लीथल वेपन और इलीगल एक्टिविटी जो है जैसे कि फेक डिजिटल करेंसी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गया, थ्रेटन करना नेशनल सिक्योरिटी को, ये सारा आपका एक प्रॉक्सी साइबर अटैक है। चाइना का जो क्वांटम लीड है, चाइना का जो क्वांटम एडवांसमेंट है इसने बढ़ा दिया है जो खतरा है क्वांटम साइबर अटैक का। और भारत का जो डिपेंडेंसी है फॉरेन के ऊपर, स्पेशली चाइनीज हार्डवेयर के ऊपर, ये इस वल्नरेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट इन कंटेनिंग स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक, भारत गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट लिया जा रहा है ताकि रोका जा सके स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक को। तो जैसे कि जो बैन किया गया था अनसेफ ऐप को, भारत ने बैन कर दिया था ऐप को ज्यादातर चाइनीज ओरिजिन के, जिसके कारण खतरा था ये जो है ट्रांसफर कर रहे थे डाटा को इंडिया के बाहर बिना कोई एडिकेट सेफगार्ड के। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है ये आपका एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसको प्रिपेयर किया गया है एड्रेस करने के लिए साइबर अटैक को, और ये कवर कर रहा है प्री पोस्ट ड्यूरिंग अटैक मेजर को। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ये सर्व कर रहा है एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के रूप में डील करने के लिए साइबर क्राइम से। सीईआरटी इन जो है साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये आपका नेशनल नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए। सीईआरटी इनको ऑपरेट कर रहा है ये 2004 से ही। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर हम बात करें 2013 की, तो ये जो पॉलिसी है ये आउटलाइन कर रहा है जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल साइबर स्पेस को। साइबर स्वच्छता केंद्र की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था अर्ली 2017 में। इस इनिशिएटिव ने मदद किया एनालाइज करने में और मेंटेन करने में, सिस्टम को फ्री करने से वायरस, बॉट, मालवेयर, ट्रोजन से। साइबर सुरक्षित भारत की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2018 में। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस को साइबर क्राइम और बिल्ड किया जा सके कैपेसिटी को सेफ्टी विजल्स के लिए। साइबर वेरियर पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 में। जो लाइन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का उसी के जैसा, ताकि रोका जा सके साइबर थ्रेट को। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ये मैंडेट करता है प्राइवेट कंपनी को कि वो मजबूत करे डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिविजुअल डाटा प्रोटेक्शन के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का मेन लॉ है डील करने के लिए साइबर क्राइम से और डिजिटल कॉमर्स के भारत में। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC, इसको क्रिएट किया गया सेक्शन 70A के अंतर्गत IT एक्ट 2000 के, ताकि सेफगार्ड किया जा सके साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंटरनेशनल एफर्ट की अगर हम बात करें तो जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के लिए, ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एड्रेस करता है साइबर क्राइम को। भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है फिलहाल। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर ICANN, ये आपका US बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कोऑर्डिनेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए सिवरल डाटाबेस को। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की अगर हम बात करें तो ये UN फोरम है, मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी डायलॉग है इंटरनेट गवर्नेंस इश्यू के लिए। अब हम जान ले जो एप्पल के कारण ये जो वार्निंग आया था, तो एप्पल का जो रिकमेंडेशन है प्रेजेंट केस में, उसने रिकमेंड किया है कि एक्टिवेट किया जाए लॉकडाउन मोड को। ये एक फीचर होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके रियर और सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक से। लॉकडाउन मोड रेस्ट्रिक्ट करता है सर्टेन फंक्शन को, इनहेंस कर देता है सिक्योरिटी को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.